तो ड्यूटीज ऑफ बेली में एक चीज हम चर्चा करते हैं कि अगर पड़ा हुआ माल कोई पा गया है, ठीक है, फाइंडर ऑफ गुड्स, हम जा रहे हैं, किसी का माल खोया हुआ है, कहीं गिरा हुआ है, वो हमें मिल गया, तो ड्यूटी अब उसमें देखिए वो जिसको मिलता है उसको क्या ट्रीट किया गया है, बेली। तो फाइंडर ऑफ गुड्स हेडिंग करेंगे, ठीक है, इसको ट्रीट क्या किया गया है, अब इसको देखिए 168 और 169 में इसकी चर्चा की गई है। तो मैं पहले आपको एक रफ आइडिया बताता हूं, फिर हम प्रोविजंस पे चलेंगे। अगर आपको पड़ा हुआ माल मिल गया तो आप क्या करेंगे? पहला तो अनएथिकल आपके पास उपाय है कि चुपचाप रखिए और किसी को मत बताइए, ठीक, इसको अप्लाई करना नहीं है, हम लोग लॉ के लोग हैं, तो विधि क्या कहती है उसको देखना है। तो ठीक है, आप अगर कोई सामान पा गए, गुड्स आप अगर पा गए, तो क्या करोगे? उचित तरीके से इसको रखो, ठीक है, ये तो एक साधारण सी बात है, टेक केयर करो, ये अलग बात। अब क्या करो? आप इसके मालिक का पता लगाओ, फाइंड द ओनर, ठीक। अगर मालिक मिल जाता है, ड्यू डिलीजेंस की अभी बात आएगी, सम्यक तरीके से आप पता लगाने की कोशिश करेंगे, और अगर मालिक मिल जाता है तो क्या करेंगे? आप उससे कह सकते हैं कि जो भी मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं आप इनको पे करो, टू पे, आप इसको हमें दे दो और अपना सामान ले जाओ, ठीक है। अगर वो सामान आपका पैसा दे देता है तो आप उसको सामान दे दीजिए, अगर नहीं दे रहा है तो क्या आप कोर्ट चले जाएंगे? क्या गो टू कोर्ट? किस चीज के लिए? फॉर दीज एक्सपेंसेस, हैव यू दिस राइट? नो, आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप कोर्ट इन एक्सपेंसेस के लिए नहीं जा सकते, ध्यान रखिएगा। और एक बात क्या आती है, अगर मान लीजिए इस पे कोई रिवार्ड घोषित था कि भाई अगर ये माल मेरा खो गया है और अगर कोई पहुंचा देगा मेरे पास तो पहुंचाने वाले को नकद 10,000 का इनाम प्लस आने जाने का खर्चा और नाश्ता पानी अलग से, ये अगर बात है, रिवार्ड की बात है, तो जाओ ना, रिवार्ड दो, कहे नहीं दोगे, इसके लिए मुकदमा करिए आप। और अगर इसने नहीं दिया तो क्या कर सकते हो आप उसको रोक सकते हो। आप अगर नहीं, रिवार्ड की बात में नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए तो आप सू करने का राइट है, बट अगर एक्सपेंसेस नहीं दे रहा है तो एक्सपेंसेस के लिए आप इसको रिटेन कर सकते हो कि भाई मेरा जितना खर्चा हुआ है उतना दे दो। अब ये तो 168 की बात हो रही है, 169 में कहा गया है कि किन परिस्थितियों में वो माल को बेच सकेगा, ठीक है, माल को कब बेच सकेगा, वहां दो परिस्थितियां दी गई हैं, तो उसकी हम चर्चा आगे करते हैं। तो पहले हम देखें कि 168 हमारा बेयर एक्ट क्या कह रहा है, तो पढ़ें, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स मे sue फॉर स्पेसिफिक रिवार्ड ऑफर्ड। देखिए ऊपर ही लिख दिया गया है, 168 में ऊपर ही लिख दिया गया कि मे sue फॉर रिवार्ड, जो मैंने लास्ट में बताया इसने पहले बता दिया, हेडिंग में ही बता दिया है, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं, तो ये तो हेडिंग है कि जो गुड्स पाया है वो रिवार्ड के लिए, अगर कोई उस पर इनाम घोषित किया गया है तो उसके लिए वो क्लेम कर सकता है, कैन क्लेम। अब द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज नो राइट टू sue the owner for compensation for trouble and expenses voluntarily incurred by him। जो मैंने पहले बताया कि अगर एक्सपेंसेस या जो भी उसकी ट्रबल है, इसीलिए यहां पे कंपनसेशन की बात की गई, कुछ ट्रबल्स हुए होंगे, उसको समस्याएं हुई होंगी, देख रेख में खर्चे हुए होंगे,
पहली लाइन वेयर एक्ट की कह रही है कि द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज नो राइट, मैंने पहले ही बताया था, टू पे, नो राइट टू सू, नो राइट टू सू। यहां हो गया इन चीजों के लिए, एक्सपेंसेस एंड ट्रबल के लिए बेली को नो राइट टू सू नहीं करेगा। और क्या है लिखा गया है, वॉलेंटरली, जो उसने खुद अपने मन से किया है। ये भी हो सकता है कि आप सामान देख रहे हो पड़ा हुआ है, छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ठीक। अब बट इसमें आगे जो लाइन कही गई है, वॉलेंटरली इनकर्ड बाय हिम टू प्रिजर्व द गुड्स एंड टू फाइंड आउट द ओनर, चीज को संरक्षित रखने में और मालिक ओरिजिनल कौन है उसका, उसको ट्रेस करने में जो भी उसको प्रॉब्लम या एक्सपेंसेस हुए हों। फिर उसके बाद बट ही मे रिटेन द गुड्स अगेंस्ट द ओनर, ही मे रिटेन द गुड्स अगेंस्ट द ओनर अंटिल ही रिसीव्स सच कंपनसेशन। देखिए यहां पे बड़ा मतलब अजीब सा ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एक तरफ आप कहते हो कि इसको रिटेन कर लो, मैंने बताया ना कि यहां पे आप एक और तो जा नहीं पाओगे, बट यू हैव राइट टू रिटेन अंटिल अनलेस यू गेट द कंपनसेशन, यू गेट दैट एक्सपेंसेस। आपको लीगल नहीं कहीं रेमेडी मिल रही, बट आपके बाहुबल पे भरोसा है तो आप कर लो, कुछ ऐसा है। इसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि पता नहीं, जो भी अब विधिकर्ताओं ने बनाया हो, बात समझिएगा। होल्ड कर सकता है पहले बताया है, लेकिन सू नहीं कर सकता यहां बता दिया है, ठीक है। अब क्या होगा आगे देखिए, एंड वेयर द ओनर हैज ऑफर्ड अ स्पेसिफिक रिवार्ड, ये दूसरा मामला आ रहा है, दूसरा उसी के मामले में ये दूसरी एक स्थिति हो सकती है कि व्हेन द रिवार्ड इज डिक्लेयर्ड फॉर दैट गुड्स, तो क्या होगा, तो फाइंडर को क्या होगा, पावर क्या होगी या उसको क्या लीगल पावर मिली हुई है। ओनर हैज ऑफर्ड अ स्पेसिफिक रिवार्ड फॉर द रिटर्न ऑफ द गुड्स लॉस्ट, which goods is lost, and for that owner has declared a reward, मतलब जो भी ढूंढ के लाएगा जैसा होता है, तो क्या होगा, द फाइंडर में sue for such reward। यहां मैंने पहले बता दिया कि may sue for such reward, लेकिन खर्चों के लिए नहीं कर पाएगा, अजीब स्थिति है। द फाइंडर में sue for such reward and may retain the goods until he receives it, जब तक वो उसको पा न ले वापस, उसको वो रिटेन कर सकता है, अपने पास गुड्स को रोक सकता है। तो ये मामला आपका बनता है 168 का। अगर आप कोई सामान पा गए हैं तो आपको क्या क्या अधिकार है 168 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देख लीजिए। अगर अब आगे बात आएगी कब, व्हेन यू कैन सेल इट, व्हेन यू कैन सेल इट, तो 168 के बाद 169 को हमें देखना होगा। 169 देखिए, थोड़ा सा 169 कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन जो जैसा लिखा है वैसे ही उसको आप धारण करिए। हाँ, राइट्स ऑफ व्हेन फाइंडर ऑफ थिंग्स, व्हेन फाइंडर ऑफ थिंग कॉमनली ऑन सेल कॉमनली ऑन सेल में सेल इट। इसमें कहा गया है कि जो चीज पड़ी मिली है वो अगर सामान्य रूप से बेची जाती है, सामान्य रूप से वो खरीदी बेची जा सकती है, इसलिए अवेलेबल है मार्केट में, आप आज बेच के कल खरीद सकते हैं, तो बेली जो है, यानी जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, फाइंडर ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज बेली, वो कब उसको बेच सकेगा। हेडिंग ये है, पढ़ते हैं। When a thing which is commonly the subject of the sale is lost, अगर कोई ऐसी चीज है, ये गुड्स है और ये कॉमनली सेल होने वाली चीज है, ठीक है, मतलब सामान्य रूप से, कॉमनली का मतलब सामान्य रूप से वो बिक्री, खरीद बिक्री उसकी होती रहती है। अगर ये ऐसी चीज है तो पाने वाला क्या करेगा, when a thing which is commonly the subject of sale, sale is lost, अगर ये चीज खो गई है तो क्या होगा, if the owner cannot with reasonable diligence
बी फाउंड। ध्यान दीजिएगा यहां पे जो बात की गई है रीजनेबल डिलीजेंस, ठीक। तो क्या करेगा, रीजनेबल डिलीजेंस बी फाउंड। अगर जो ओनर है, ओनर इस माल का जो लॉस्ट गुड्स है, ये अगर नहीं मिल पा रहा है रीजनेबल डिलीजेंस से, ओनर नहीं मिल पा रहा है, ध्यान दीजिएगा रीजनेबल डिलीजेंस होना चाहिए, आपने ठीक से उसमें प्रयास किया हो, और ये नहीं मिल रहा है, या दूसरी के स्थिति आ रही है he refuses to pay। आप भाई, आप अभी आपको 168 में एक अधिकार मिला था कि आप उसको रिटेन कर सकते हैं, कब, जबकि बेलर जो है, जिसका माल है, वो आपको रिफ्यूज कर दे खर्चे देने के लिए। आपके अगर खर्चे, एक्सपेंसेस एंड ट्रबल्स यू हैव बियर्ड, सो एंड फॉर दैट he is denying to compensate, bailor is denying to compensate, तो क्या होगा, you have right to retain until unless you receive that compensation from bailor, you have this power। so आपको क्या करना है, अगर ये compensation देने से रिफ्यूज कर रहा है, या तो ये मिल नहीं रहा है, मिलने के बाद इसने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं दूंगा, थोड़ा रीजनेबल समझिएगा, क्यों नहीं देगा, माल ऐसा हो जो कि उतना पैसा देने लायक नहीं है, चल के हम उतने में खरीद लेंगे, तो यहां पे इसको पावर मिलती है, he refuses upon demand to pay the lawful charges of the finder। वो नहीं दे रहा है, lawful जो चार्जेस हैं, बात कही गई है, refuses to pay on demand by bailey the lawful charges। ध्यान दीजिएगा lawful charges जो कि आप 168 में पढ़ चुके हैं, अगर वो मना कर देता है तो bailey has right, क्या राइट है, the bailey has right to the finder may sell it, आप bailey has right to sell it आप कह सकते हैं। there are two conditions given। क्या conditions हैं, पहली, जैसा मैंने बताया कि ये क्यों रिफ्यूज करेगा भाई, अगर बहुत कीमती चीज होगी, 5000 की चीज है, तो 500 रुपए उस पर केयर पे लगा है, तो देके आप वापस ले लेंगे। अगर 10 रुपए की चीज है और 5 रुपए उस पर खर्चा हो चुका है, तो आप कहेंगे रखो यार, चल के दूसरी नहीं ले लेंगे, ठीक, पुरानी हो गई। तो इसलिए ये कारण हो सकता है कि बहुत कीमती चीज नहीं है उतने में, इसीलिए कॉमनली सेल की बात ऊपर आ गई है कि इट इज इजिली अवेलेबल इन मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। तो क्या होगा, इफ द गुड्स इन पेरिशेबल इन नेचर, इफ द गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर, अगर चीजें खराब होने वाली है, जैसे सब्जी गिर गई है, किसी की गोभी गिर गई, 4 दिन ढूंढोगे खराब हो जाएगी, कोई बात नहीं, दूध का पैकेट है या कोई ऐसी चीज है जो कि पेरिशेबल इन नेचर है, तो क्या करें, मान लीजिए आप जा रहे थे पड़ोस में, लिए दुकान से किसी 200 मीटर 500 मीटर दूर मक्खन का पैकेट गिर गया, 50 डिग्री का तापमान है, पीछे वाला ढूंढेगा, कितनी देर ढूंढेगा, उससे बढ़िया वो खा नहीं जाए, अगर आप मिलोगे तो आपको पैसा दे देगा, और क्या करेगा। तो पेरिशेबल इन नेचर इन द गुड्स इज, देन क्या लिखा है, व्हेन द थिंग इज इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और ऑफ लूजिंग द ग्रेट पार्ट ऑफ द वैल्यू, या तो वो पेरिशेबल नेचर की हो, या जब तक आप रखोगे उसका एक, मान लीजिए 2/3 हिस्सा उसका खराब हो जाएगा, ग्रेट पार्ट ऑफ दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी लॉस्ट, तो क्या होगा, आप उसको बेच दो, पैसा मिलेगा, बता देना इतना खराब हो गया था, इतने में, जब ओनर मिलेगा तो बोलना इतना खराब हो गया था, इतने में बिका, ये पैसा लेके जाओ, पिन छोड़ो, या तो मेरा भी खर्चा दे दो, मैंने उसको बहुत ढूंढा। तो दूसरा क्या होता है, when the lawful charges of the finder in respect of the things found amount to 2/3 of its value। मैं पहले भी इसको बता चुका हूं, आप अगर उसको ढूंढने में, जो आप यहां पे रीजनेबल डिलीजेंस से ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए ये 10 रुपए की चीज है, 10 रुपए की चीज है, तो 2/3 इसका कितना होगा, 2/3 कितना होगा, लगभग 7 रुपए। तो जब 7 रुपए आप इस पे खर्च ही कर दे रहे हो ढूंढने पे, तो क्या चाह रहे हो 11 रुपए और करो, नहीं,
अगर आपने इतना खर्च कर दिया कि वो अमाउंट 2/3 तक पहुंच गई है, तो अब आगे कुछ मत करो बेवकूफी, उसको बेच के फ्री हो जाओ। तो ये कहना है 169 का, इन विच केसेस यू कैन सेल द गुड्स फाउंड। ठीक है, तो 169 168 ये हो गया। देखिए